बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 4 थ्योरीज ऑफ मीनिंग। व्हाट इज़ मीनिंग? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मीनिंग होता क्या है। सिमेंटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मीनिंग। द वर्ब मीन हैज़ मल्टीपल मीनिंग सेंसेस इन डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी के सेंस में जो वर्ब है मीन, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इसको डिफरेंट कॉनोटेशन में लिया जा सकता है। यहाँ पर उनको सेंटेंसेस दिए हुए और उनके अंदर उन्होंने मीन वर्ड को डिफरेंटली यूज़ किया हुआ है। हर सेंटेंस के अंदर वो डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहा है। I mean to be there tomorrow. What I mean to do, तो यहाँ पे intentions शो हो रही हैं। That could means thunder, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है। A red light means stop, यहाँ पे ये हमें एक साइन के बारे में बता रहा है और कन्वेंशनल मीनिंग शो कर रहा है। तो ये जो मीनिंग है ये इनको यानी इसको डिफरेंट कनोटेशंस में लिया जा सकता है। मीनिंग इज कनेक्टेड टू लैंग्वेज वाइल लेक्सिकॉन एंड ग्रामर एंड आल्सो टू व्हाट वी डू विद द लैंग्वेज, यानी मीनिंग्स जो होते हैं वो ग्रामर और लेक्सिकॉन के साथ रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और लैंग्वेज के साथ हम क्या कर रहे हैं, यानी हम उस लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, किस मकसद के लिए, इस चीज़ पे मीनिंग डिपेंड कर रहे होते हैं। सेंस रिलेशन और सिनोनिमी, एंटोनिमी, हाइपोनिमी। अच्छा, वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं ना वो वर्ड्स के रिलेशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी इस वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन क्या है। तो वर्ड्स के ना डिफरेंट रिलेशंस होते हैं। वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, उनके दरमियान हाइपोनिमी का रिलेशन हो सकता है। लास्ट लाइन पे उन्होंने बताया है कंपोजिशनल मीनिंग। कंपोजिशनल मीनिंग का मतलब है कि हम डिफरेंट मीनिंग्स को कंबाइन करके एक न्यू मीनिंग किस तरह से कन्वे करते हैं। आगे हमारे पास है जी फर्स्ट थ्योरी, होलिज्म। A word is defined in terms of some of the very word which help us to define. This view is similar to meaning holism. The meaning of the word, phrase, sentence depend on its relation with other words. ये वही बात डिस्कस हो रही जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, यानी वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो उसके दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स अप द मीनिंग ऑफ द टॉल इज दैट इट्स सपोज टू द मीनिंग ऑफ द शॉर्ट, यानी हम वर्ड टॉल तभी यूज़ करेंगे जब हम इस चीज़ को शॉर्ट रेफर नहीं करना चाहते होंगे। जब हमने ये बताना होगा कि ये चीज़ शॉर्ट नहीं है तो हम उसके लिए टॉल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। Holist theory tends to functional in the sense that it is some aspect of the uses of the pieces of language which makes for its meaning. If you call something tall, you should be willing to call it not short. The critics of this theory also argue that the way language express thought is not arbitrary as the holist view predict. There may be a deep, consistent and a sophisticated pattern in how languages express meaning. अच्छा, यहाँ पे इस पे क्रिटिसिज्म किया गया था holist view पे। उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो थ्योरी है होलिज्म, ये वर्ड्स के ना आर्बिट्रेरी रिलेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही होती है, वर्ड्स और मीनिंग के दरमियान आर्बिट्रेरी रिलेशन पे। जबकि ऐसा नहीं होता है, लैंग्वेज के अंदर मीनिंग हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ लैंग्वेज के डीप और कुछ हमें जो सोफिस्टिकेटेड पैटर्न है उन पे फोकस करने की ज़रूरत होती है। मीनिंग होलिज्म में भी करेक्ट इन वे, इट डज नॉट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक मीनिंग। तो यहाँ पे इन्होंने वही इसके क्रिटिसिज्म का दूसरा पॉइंट बताया कि हो सकता है कि ये थ्योरी करेक्ट हो, इसको करेक्ट कहा जा सकता है, लेकिन ये किसी लैंग्वेज के अंदर मीनिंग की साइंटिफिक स्टडी के लिए कोई बेस फ्राहम नहीं करती है। तो ये वाले जो पॉइंट्स थे इन्होंने इस थ्योरी को कमज़ोर किया और इसलिए इसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। आगे हमारे पास है आइडिया थ्योरी ऑफ मीनिंग। आइडिया आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इसमें हम ये स्टडी करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहले। If meanings are not words, our next guess might be that meanings are something in the mind, concept, thought or ideas. अगर किसी वर्ड का मीनिंग कोई वर्ड नहीं है, यानी किसी वर्ड को समझने के लिए कोई लफ्ज़ हमारे जहन में नहीं आता है, तो फिर हम कैसे उस मीनिंग को समझेंगे। उससे मुताल्लिक़ कोई हमारे जहन में कोई आइडिया आएगा, कोई कॉन्सेप्ट होगा, कोई थॉट, कोई थ्योरी हमारे माइंड में आएगी उस चीज़ को लेके। This theory explains that the pattern in how languages express meaning in terms of the nature of concept, ultimately the way the brain is structured. यानी उस चीज़ को सोच के ना उस वर्ड को लेके हमारे ब्रेन में क्या इमेज क्रिएट होती है, ये थ्योरी इस चीज़ पे बहस करती है। There are some challenges faced by the idea. अब इस थ्योरी के पर जो क्रिटिसिज्म हुआ यहाँ पे उन्होंने वो बताया हुआ है। थ्योरी टू कम अप विद अ साउंड साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ वर्ड कॉन्सेप्ट और आइडियाज आर। अच्छा, अब जो अगर हम अपने माइंड में कोई कॉन्सेप्ट बना रहे होते हैं ना कुछ मीनिंग समझने के लिए, तो इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और हर बंदे की जो साइकोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। सेकेंडली, इट नीड्स टू प्रोवाइड अ कॉन्सेप्ट फॉर एवरी मीनिंगफुल पीस ऑफ द लैंग्वेज। और दूसरा ये है कि यानी कि ना हर मीनिंगफुल पार्ट के लिए, हर मीनिंगफुल पीस के लिए फिर कुछ ना कुछ हमें कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है अपने माइंड में। इफ आइडिया थ्योरीज टू वर्क, आइडियाज विल हैव टू लैंग्वेज लाइक नेचर, ग्रामर। आइडियाज एक्ट एज अ लैंग्वेज ऑफ थॉट्स अकॉर्डिंग टू पार्टनर। कॉन्सेप्ट आर फॉर्म्ड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। एक्सपीरियंस में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अच्छा, फिर इन्होंने पार्टनर ने यही कहा था कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एक पर्सन के उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे हम आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके सामने कोई बंदा कहता है डॉग, डॉग का वर्ड कहा जाता है, अगर आपने डॉग
मतलब घर में रखा हुआ है, देखा हुआ है पहले रियल में, तो वो वाला डॉग आपके माइंड में आएगा, उसकी पिक्चर आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने डॉग को, अगर एक और बंदा है उसके सामने डॉग का जिक्र किया जाता है और उसने डॉग को रियल में नहीं देखा हुआ, बुक्स में देखा हुआ है, पिक्चर्स में देखा हुआ है, वीडियोस में देखा हुआ है, तो उसके माइंड में वो डॉग्स जो है वो पिक्चर वाला, वो वीडियो वाला डॉग आएगा। तो इस तरह से हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और एक्सपीरियंस जो होते हैं वो हर बंदे के डिफरेंट होते हैं। तो ये वाले जो आर्गूमेंट्स थे, इन्होंने इस थ्योरी को भी वीक किया। आगे हमारे पास है मीनिंग्स आर आउट इन द वर्ल्ड, देयर आर सर्टन फिलोसफिकल व्यूज। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये वाले जो मीनिंग्स आर आउट इन द वर्ल्ड, ये कौन सा व्यू था? ये एक फिलोसफिकल व्यूज था कि जो मीनिंग्स होते हैं वो सोशल प्रैक्टिसेस हैं, और मीनिंग जो है वो हम सोशली कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। When somebody says something, it should be thought as a kind of the move in a। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि अब एक बंदा ना दूसरे बंदे से पूछता है व्हाट इज टाइम, टाइम क्या हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी वॉच पे देखेगा और फिर उस बंदे को टाइम बताएगा। यानी कि एक सोशल प्रैक्टिस बन चुके हैं, उस बंदे को समझ आ जाएगा कि जब कोई टाइम पूछता है तो इस तरह से वॉच को देखना और फिर यानी टाइम देखना और उस बंदे को बताना है। यानी कि एक सोशल प्रैक्टिस बन चुकी होती है, और इसके लिए हमें मीनिंग समझ आ जाते हैं कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, ये वाली जो थ्योरी थी ना, इसके जो वीक पॉइंट थे वो ये थे कि अब जब किसी चीज़ का मीनिंग अगर हमने समझना है तो उसके लिए हमारे ब्रेन में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे ब्रेन में मीनिंग को समझने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये उस चीज़ पे बिल्कुल बहस ही नहीं करता है, ये बस मीनिंग कंस्ट्रक्शन को एज अ सोशल प्रैक्टिस ले रहा होता है। ये वाला जो व्यू है, ये वाली जो थ्योरी है, इसलिए ये इसको भी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया, क्योंकि ये लैंग्वेज की जो हमारे ब्रेन में, जो हमारे माइंड में जो इनेट एबिलिटीज़ होती हैं मीनिंग को समझने के लिए, उनको बिल्कुल इग्नोर करता है। सेकेंडली, उन्होंने ये बताया है कि अगर अगर ये समझा जाए कि मीनिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो एक सोशल प्रैक्टिस है, तो हमें किसी भी चीज़ को समझाने के लिए उसको किसी रियल वर्ड से ना रेफरेंस उसका देना पड़ेगा, हकीकी दुनिया में से ना उसको कोई रेफरेंस देना पड़ेगा। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनका रियल वर्ल्ड में कोई रेफरेंस हम नहीं दे सकते। जैसे फर्ज करें हम वर्ल्ड वार 3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका हम रेफरेंस रियल वर्ल्ड में किस तरह से देंगे? आगे हमारे पास है मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड ट्रूथ कंडीशंस। अच्छा, हमने ये भी पढ़ लिया है कि जो मीनिंग्स होते हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ में भी नहीं, मतलब उनकी मदद से भी हम नहीं उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमने ये पढ़ा है कि सोशल प्रैक्टिस मीनिंग होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, मीनिंग हम उसको आर्बिट्रेरी रिलेशन से भी नहीं समझ सकते हैं। तो अब हम पढ़ने लगे हैं ट्रूथ कंडीशंस के बारे में। देयर कैन बी सम पॉसिबल वेज इन विच सेंटेंस और सेंटेंसेज में बी ट्रू और फॉल्स, यानी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर सेंटेंसेज या ट्रू हो सकता है या फॉल हो सकता है। द नॉलेज ऑफ द मीनिंग इन्वॉल्व्स एटलीस्ट द नॉलेज ऑफ द कंडीशंस अंडर विच इट इज़ ट्रू और फॉल्स, यानी मीनिंग का नॉलेज होने के लिए हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि किस कंडीशन में जो मीनिंग है वो ट्रू हो सकता है या फॉल हो सकता है। अच्छा, ये वाला जो ट्रूथ कंडीशन है ना, ये कोई इमेजिनरी कंडीशंस नहीं होती या रियल वर्ल्ड से बिल्कुल डिसकनेक्टेड नहीं होती हैं, बल्कि द पॉसिबल वर्ल्ड्स आर स्पेसिफिक एंड क्लोजर टू द रियल वर्ल्ड। इन दिस थ्योरी द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। अब यहाँ पे ना इस थ्योरी के मुताबिक जो मीनिंग होते हैं ना वर्ड्स के, वो प्रोपोजिशन होते हैं। प्रोपोजिशन का कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। ये स्टेटमेंट होती हैं, ये एजम्पशन होती हैं जो कि करेक्ट भी हो सकती हैं, ट्रू भी हो सकती हैं, फॉल्स भी हो सकती हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी कि अली की कार का हादसा हो गया, तो इस सेंटेंस से प्रोपोजिशन हमने ये अज्यूम किया कि अली के पास कार है। अब ये ट्रू इस सेंस में हो सकती है कि एक्सीडेंट हुआ है तो ऑफ कोर्स उसके पास कार थी, बट रॉन्ग इस सेंस में हो सकती है कि मे बी उसके दोस्त की कार हो, किसी और की कार हो। द प्रोपोजिशन एक्सप्रेस बाय सेंटेंस अमाउंट सिंपली टू इट्स ट्रूथ कंडीशन अ सेट ऑफ द पॉसिबल वर्ड्स। ट्रूथ कंडीशन हेल्प्स अस एक्सप्लेन लॉजिकल वर्ड। ट्रूथ कंडीशन जो होती हैं वो हमें लॉजिक्स को समझने में हेल्प कर रही होती हैं, लॉजिकल वर्ड्स को, जैसे एंड और नॉट हो, और सेमेंटिक रिलेशंस को। बट इट इज आल्सो सीम इम्पॉसिबल टू सम स्कॉलर्स दैट द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉसिबल आंसर। अब कुछ लैंग्वेजिस्ट्स के मुताबिक ना ये जो कंडीशंस होती हैं ये ट्रू या फॉल्स नहीं होती हैं, बल्कि ये सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री हो सकती हैं। आगे हमारे पास है पुटिंग मीनिंग टुगेदर फ्रॉम पीसेस कंपोजिशनल थ्योरी। कंपोजिशनल नाम से जाहिर हो रहा है, यानी डिफरेंट मीनिंग्स को आपस में कंबाइन करके हमें न्यू मीनिंग किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अ लैंग्वेज इज एन इन्फिनिट कलेक्शन ऑफ फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड डिस्कोर्स। एनी सेंटेंस कैन बी मेड लॉन्गर बाय एडिंग अनदर सेंटेंस, यानी कि हम डिफरेंट वर्ड्स को, डिफरेंट फ्रेजेस को कलेक्ट करके डिफरेंट सेंटेंस और डिस्कोर्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि डिफरेंट मीनिंग कन्वे करते हैं, और इस तरह से सेंटेंस को लॉन्ग किया जा सकता है। In addition, semanticists also have to consider the fact that language is creative, और इसीलिए लैंग्वेज को जो है वो क्रिएटिव समझा जाता है। We constantly hear new phrases and sentences never heard before। अब कुछ ऐसे sentences, कुछ ऐसी phrase होती है जो हम पहली दफ़ा सुन रहे होते हैं, जो हमने पहले कभी नहीं सुनी होती हैं, तो उन sentences की भी मीनिंग को समझना जो है वो
knowledge of the एक मिनट semantic theory has to provide an account of the knowledge of the meaning which language users and which allows for their ability to quickly and easily understand the novel pieces of the language. यानी ये थ्योरी बेसिकली हमें ये थ्योरी इसी चीज़ के बारे में बहस कर रही है कि ऐसी फ्रेजेस ऐसे सेंटेंसेस नॉवल पीसेस ऑफ लैंग्वेज जो हम पहली दफ़ा सुन रहे हो और उनकी मीनिंग को हम किस तरह से समझते हैं. ये थ्योरी इस चीज़ पे जो है ना वो बहस करती है और इसी को हम नॉलेज ऑफ मीनिंग कहते हैं. To seek to explain the infinity and creativity of the human language by including the प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशनैलिटी. अच्छा ये वाला एज अ क्वेश्चन भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशनैलिटी क्या चीज़ है. तो लैंग्वेज के अंदर जो इन्फिनिटी होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, उसको सीख करना, उसको एक्सप्लेन करना, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशनैलिटी. दिस थ्योरी सेज दैट द मीनिंग ऑफ द पीस ऑफ द लैंग्वेज इज बेस्ड स्लोली ऑन द मीनिंग ऑफ द इट पार्ट्स. यानी किसी भी लैंग्वेज के जो मीनिंग होते हैं वो उसके पार्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं. एक सेंटेंस है, उसके अंदर हम एक और नया वर्ड का इजाफा कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसमें उसके सेंटेंस की मीनिंग में तब्दीली आएगी, वो चेंज हो जाएगा. एंड द वे दे आर पुट टुगेदर. With this theory we come to know that semantic has a very strong relation with syntax. अब इस थ्योरी को स्टडी करने के बाद हमें ये समझ आती है कि जो सिमेंटिक है उसका बहुत क्लोजली रिलेशन है सिंटैक्स से. यानी अब एक सेंटेंस को आप सिंटैक्स में हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं, अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड, सेंटेंसेज एंड फ्रेजेस. तो हम एक वर्ड को डिफरेंटली रीअरेंज करके डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर सकते हैं. तो इससे हमें ये पता चलता है कि सिमेंटिक का सिंटैक्स के साथ भी क्लोजली रिलेशन है. टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस वी नीड टू हैव इनफ नॉलेज अबाउट द कंपोनेंट्स सच एज नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एक्सेट्रा. यानी अगर हम किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें नाउन के बारे में, वर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.